चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक क्या था, मैंने एक तो आपको क्यूब बनानी सिखाई थी कि ये जैसे आपके पास कोई भी क्यूब है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। क्यूब की खास बात क्या होती है, कोई भी अगर मेरे पास क्यूब है, क्यूब की खास बात ये है कि अगर इसकी एज लेंथ है तीनों की तीनों, मींस ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी होगी, ये आपके पास सी होगी। एक एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये वाई में है, ये जेड में है, तो इसको क्या कहूंगी, ए बी सी। अगर इन तीनों की एज लेंथ आपके पास इक्वल होती है, यहाँ देखो तीनों की आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब A इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपके पास है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इस क्यूब के अंदर ये ए बी सी के बीच में जो आपके पास एंगल बनता है, वो एंगल आपके पास कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपकी ये दोनों के दोनों सिचुएशन काम कर जाती है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो आपके पास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ज्योमेट्री होती है, वो आपके पास कौन सी होती है, क्यूब होती है। एक चीज का ध्यान में रखना कि इसके लिए दोनों का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, मतलब ए बी और सी का इक्वल होना भी जरूरी है, और इनके बीच के जो एंगल आपके पास है उनका 90 डिग्री होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कुछ भी इनबैलेंस हो जाता है, इसका मतलब वो वाली ज्योमेट्री आपके पास क्यूब ना रहकर कुछ और आपके पास हो जाती है। एक छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगी आपके पास, ठीक है। देखो इधर आपके पास अगर आपने देखा होगा ए बी और सी आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यही एग्जांपल मैंने इस वाले पिक्चर के साथ देखा, तो यहाँ पर देखो एक डिफरेंस है। अगर मैंने इसको ए कहा है, इसको मैंने बी कहा और इसको मैंने सी कहा, यहाँ देखो ये छोटी सी है, सी वाली आपके पास बड़ी है, और ये ए वाली आपके पास क्या है, इससे मीडियम साइज के, मतलब ए बी और सी यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली क्या होगी, 12 सेंटीमीटर आपके पास होगी, तो तीनों अनइक्वल है। लेकिन यहाँ की खास बात क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे, पूरा आपको 90 डिग्री का दिखाई देगा। इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे, आपके पास 90 डिग्री का होगा। इधर देखोगे, इसके और इसके बीच में एंगल देखोगे, तो भी आपको 90 डिग्री का दिखाई देगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर दोनों में से एक सिचुएशन भी अगर डिफरेंट हो जाती है, तो ज्योमेट्री आपके पास चेंज हो जाती है। दोनों की दोनों सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन आपके पास होती है किसी भी क्यूब के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, एक कंडीशन को अगर मैंने चेंज किया है तो ज्योमेट्री बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल एक तरह से आपको स्फीयर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आगे से। इधर देखो आपके पास ये आपको अगर आगे से सिंपल एक फेस की बात करोगे तो कुछ रेक्टेंगल टाइप का आपको दिखाई देगा, सिर्फ एक फेस की साइड से बात कर रही हूँ, ठीक है। दोनों की ज्योमेट्री क्या है, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट ज्योमेट्री है। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों कंडीशन आपके पास क्यूब की है। अगली बात मैंने कहा था कि किसी भी क्यूब को अगर आपको बनाना है, तो ये वाली जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। मुझे काम क्या करना है, इस 3D रिप्रेजेंटेशन को पेपर पर बनाना है। पेपर पर सीधा बनाना सीखो। एक आपने स्फीयर बनाया, ठीक है, ये स्फीयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्फीयर बनाया, इसके ठीक थोड़ी सी डिस्टेंस पे इधर भी आपके पास क्या है, एक स्फीयर है। यहाँ आपके पास एक स्फीयर है, इसकी ठीक डिस्टेंस के पास यहाँ पर भी क्या है, एक स्फीयर आपके पास है। यहाँ से अगर देखोगे ये एक दीवार है, ठीक इसके सामने क्या है, एक दीवार और है। तो मैंने क्या किया, ये दीवार बनाई, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पे दूसरी दीवार ऐसे मर्ज नहीं है। वो कैसे है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास है। तो क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने दूसरी दीवार बनाया, ये वाला स्क्वायर मैंने बनाया। अब देखो दोनों के दोनों, इसका अगर मैंने राइट वाला पॉइंट लिया, अपर वाला, इसका राइट वाला अपर पार्ट लिया, दोनों आपस में ज्वाइंट है। इसके नीचे के पॉइंट है, ये आपस में क्या है, ज्वाइंट है। इसके इधर वाले फेज है, ये आपस में क्या है, ज्वाइंट है। तो आपको यही काम करना है, मतलब इसका ये वाला पॉइंट है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज्वाइंट करना है, इसके ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से ज्वाइंट करना है, नीचे जो आपके पास कॉर्नर्स है इनको भी आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो ये मैंने क्या किया है, जो मुझे 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रही थी, इस 3D रिप्रेजेंटेशन को मैंने क्या किया, क्यूब के अंदर बदल दिया। इसके बाद हमने लेक्चर के अंदर बात किया था, 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ा था उस टाइम पर, कि एक तो आपके पास कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर आपके पास कितने होते हैं एक पर्टिकुलर क्यूब के अंदर। दूसरा हमने बात की थी कि फेस क्या होता है,
और कितने नंबर ऑफ फेज आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक पढ़ा था आपके पास एज के बारे में। देखो सबसे पहले अगर मैं कॉर्नर की बात करती हूँ, ये आपके पास कोई भी क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर आपको काउंट करने हैं। तो कॉर्नर पे ध्यान से देखना, ये आपको देखो इस तरह से, ये आपको एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है, 1, इधर आपके पास 2, इधर आपके पास 3, इधर आपके पास 4, 4 ये आपके पास हो गए। इसको थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट करती हूँ, इधर आपके पास 4 कोने थे, 1 2 3 4, 4 इधर आपके पास है, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। इसके बीच में देखो क्या कोई कॉर्नर प्रेजेंट है? कोई भी कॉर्नर नहीं है, सिर्फ ये कॉर्नर आपस में क्या है, ज्वाइंट आपके पास है। तो 4 कॉर्नर इधर के, 4 कॉर्नर इधर के, टोटल कॉर्नर आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए। एक बार जिस रूम में बैठे हो उस रूम में एक बार चारों तरफ से करके देखो, एक दीवार है ऊपर, इधर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कॉर्नर इधर है, एक ठीक फ्रंट वाली साइड में आपको 2 नीचे की साइड दिखाई देंगे, 2 आपको ऊपर की साइड दिखाई देंगे। तो टोटल 8 आपके पास क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। जो आपका रूम है वो भी कैसा है, क्यूब की फॉर्म में आपके पास होता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब भी आप क्यूब को समझते हो तो अपने साइड में जो भी आप जिस भी रूम में बैठे हो, अगर उनकी साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है, डेफिनेटली एक क्यूब होती है। इसी के साथ ये आपके पास था कॉर्नर। इसी को अगर मैं इस क्यूब के अंदर रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो ध्यान से देखो कैसे है, 1, ये आपके पास 2, ये तीसरा कॉर्नर, ये 4th कॉर्नर, 4 हो गए। इधर आपके पास 5वां है, यहाँ पर 6ठा है, ये 7वां है और ये आपके पास 8वां है। ये टोटल 8 कॉर्नर किसी भी क्यूब के अंदर आपके पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है, या फिर कमेंट कर देना। इसके बाद देखो फेज आपके पास है। फेज का मतलब क्या होता है, ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, इस क्यूब का ये पूरा का पूरा साइड होता है ना, इसको हम फेज बोलते हैं। या फिर जैसे मैं दीवार की अगर बात करूं तो ये पूरी की पूरी जो दीवार है, इसको मैं क्या कहती हूँ, फेज बोलती हूँ। ये आपके पास पूरा फेज है। तो ध्यान से देखो फेज कितने होंगे आपके पास। ये पर्टिकुलर क्यूब है, एक फेज, ठीक इसके पीछे आपके पास क्या है, दूसरा फेज, एक ये 2 फेज, एक ये तीसरा हो गया, एक नीचे की तरफ आपके पास 4th हो गया, 4 हो गए। एक ये वाला हो गया लेफ्ट वाला, एक आपके पास राइट वाला हो गया, टोटल 6 फेज आपके पास हो गए। अपने रूम की तरफ देखोगे, अगर रूम में ऐसे बैठे हो तो क्या करो, एक सामने वाली दीवार हो गई, एक पीछे वाली दीवार हो गई, 2 हो गए। एक आपके पास लेफ्ट में हो गई, एक आपके पास राइट में हो गई, 4। एक आपके पास ऊपर वाली जो ऊपर वाली छत है वो हो गया, एक आपके पास ग्राउंड फ्लोर है वो हो गया। तो अगर रूम में भी देखोगे टोटल 6 फेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार देखकर देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास कितने हैं, 6 आपके पास फेस होते हैं। अब फेस को सबसे, ये तो आपने पहचान लिया, 3D पिक्चर के अंदर पहचान लिया। अब जो आपने 2D रिप्रेजेंटेशन इस बोर्ड के ऊपर बनाई है, वहां पर फेस को कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखना, अलग अलग करके दिखाऊंगी। पहला देखो, मैंने क्या किया था, एक डिब्बा ये बनाया था, ठीक इसके पीछे एक डिब्बा बनाया। मैंने क्या कहा था कि ये आपके पास कोई भी क्यूब है, ये फ्रंट साइड आपके पास है, ये फ्रंट साइड के लिए मैंने एक डिब्बा बनाया। ठीक इसके पीछे वाली जो साइड आपके पास रहेगी, ये वाली जो पीछे वाली साइड है, उस पीछे वाली साइड को मैंने कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपको दिखाया। इसका मतलब ये दोनों भी एक फेज है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये भी एक फेज है और ये भी आपके पास क्या है, फेज है। तो इसका मतलब 1 फेज और ये आपके पास 2 फेज, 2 फेज हो गए। तीसरा और चौथा कैसे पहचानोगे, ये फ्रंट और बैक वाला आपके पास हो गया। इसका मतलब क्या है, एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा। तो यहाँ पर देखो, जब आप इस 3D पिक्चर को बनाते हो, 3D पिक्चर के अंदर ये जो आपके पास ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला फेज है। मैंने इसको अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर नंबर दिया तो आपके पास 1 2 3 4, ये वाला आपके पास क्या है, एक फेज है। ठीक इसके नीचे वाले की बात करूंगी अगर मैं, तो नीचे वाला फेज कौन सा होगा, ये वाला आपके पास होगा। नंबर कितना रहेगा, 4, आपके पास 5 6, आपके पास 7 8, 5 6 7 8, ये आपके पास अगला फेस होगा। 2 फेस और बच गए। ये देखो, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, एक अपर वाला हो गया, एक लोअर वाला हो गया। अब 2 कौन से रह गए, एक लेफ्ट वाला रह गया, एक राइट वाला रह गया। उसको देखो कैसे करेंगे, एक और क्यूब बना रही हूँ, ठीक है। इस क्यूब के अंदर लेफ्ट और राइट वाला देखना है, तो देखो लेफ्ट वाला कौन सा है, ये वाला।
ये आपके पास लेफ्ट वाला हो गया। राइट वाला देखो आपके पास कौन सा है, ये वाला। तो दो फेज आपके पास ये हो गए। इस फेज को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले काम में जब हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे या एफसीसी को बनाना सीखेंगे, तो आपको फेज की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, उसके बाद ये थर्ड आपके पास अपर वाला हो गया, ये आपके पास लोअर वाला हो गया, एक लेफ्ट वाला आपके पास हो गया, एक आपके पास राइट वाला हो गया। तो सबको फेज को पहचानना आया अगर आप क्यूब के अंदर बनाते हो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, आगे चले। जी मैम। ठीक है, यहाँ देखो अब एक बार बड़ी क्यूब बना रही हूँ, आगे चल के सीधा बताऊंगी कैसे करेंगे। ये आपके पास एक क्यूब है, मुझे क्या करना है, आपको फेस के सेंटर में एटम को रखना सिखा रही हूँ। अगर मैंने कहा हर फेस के सेंटर में आप एटम को रखो, तो आप कैसे रखोगे? इस क्यूब के अंदर आपको एक चीज पता है, ये वाला लेफ्ट वाला आपके पास है, दिखाई दे रहा है, ये वाला आपके पास लेफ्ट वाला है। इसका मतलब इस लेफ्ट के फेस के सेंटर पर एटम को रखना है, तो इसके बीच में एटम यहाँ पर रखोगे। ठीक है, ये वाला मैंने क्या लिया, लेफ्ट वाला लिया है, इस लेफ्ट वाले के बीच में एटम को रख दिया। अब देखो मेरे को राइट वाला लेना है, राइट वाला कौन सा होगा, ये वाला। दोबारा ध्यान से देखो, ये वाला जो आपके पास है ये राइट वाला है, इस राइट वाले के क्या करना है, मिडिल में आपने क्या कर दिया, एटम को रख दिया। दो एटम आपके पास हो गए। अगला एटम कहां पर होगा, अगले फेस के सेंटर में। अगला क्या लिया, ये अपर वाला मैंने लिया। ठीक है, अपर वाला कौन सा होगा, ये वाला जो आपके पास है, ये आपका अपर होगा। ये आपके पास देखो दोबारा से अपर वाला पार्ट है, इसके भी सेंटर पर आपको क्या करना है, एटम को रख देना है। सेम वे में ये आपके पास क्या है, लोअर वाला फेस है, इसके भी मिड में आपने क्या कर दिया, एटम को रख दिया। तो ये चार एटम्स को रखना बहुत इजी हो जाता है। अब जो दो फेस आपने बनाए हैं, एक फ्रंट और बैक वाला, वहां देखो कैसे होगा। फ्रंट वाला कौन सा है, ये वाला, जिसको मैं थोड़ा सा शेडेड बना रही हूँ। ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा सबको, ये वाला फ्रंट वाला फेस था आपका, पहला जो डिब्बा आपने स्फीयर का बनाया था। तो देखो इसके मिड में आप क्या करोगे, एक एटम को रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे रखो। आपको ये दिखाई देना है, बस इसके बीच में आपने क्या कर दिया, एटम को रख दिया। एक चीज का ध्यान देना, बस क्रॉसिंग मत करना लाइन को। ठीक है, या थोड़ा इधर दिखा दो या थोड़ा इधर दिखा दो, आपके पास एक ही बात है। इसके बाद देखो फ्रंट आपके पास बैक वाला है, बैक वाले के अंदर क्या होगा, मिड के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर एटम आपके पास मिड में रखा हुआ होगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पेज से 6 पेज के सेंटर में आपने एटम को रख दिया। एक बार क्यूब जरूर बनाना, इक्वल मतलब सेंटीमीटर्स करके। तो जब आप ऐसे बनाते हो ना, तो आपकी बुक के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम टाइम मिलती है, ऐसे होता है 1 2 3 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6। जो बीच वाले आपके डिब्बे होते हैं ना, इन दोनों में एटम्स को रखा होता है। जब आप अच्छे से स्केल से बनाओगे तो मिड पॉइंट आपको यहीं कहीं देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने डिस्टेंस कितनी ली है। मान लिया डिस्टेंस आपने इतनी ज्यादा ली थी, तो वहां पर मिड पॉइंट कहाँ होगा, बाहर होगा। अगर आपने क्या करा, डिस्टेंस को कम करके रखा, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे देख के घबराना नहीं है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फेज के सेंटर में आप एटम्स को कैसे रखोगे। ठीक है, तो ये तो था मतलब किसी भी फेज के सेंटर में एटम को रखना। अब इसके साथ साथ एक चीज और देखो, अगर मैंने क्या कहा कि किसी भी क्यूब के दो अपोजिट साइड में आपको क्या करना है, किसी भी अपोजिट फेस के सेंटर में एटम को रखना है। दोबारा सुनना क्या कह रही हूँ, मैंने बोला कि अगर आपको किसी भी दो अपोजिट फेस का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब है ठीक उसका रिवर्स, ठीक उसका उल्टा। ठीक है, अपोजिट साइड में। अब अगर मैंने ये आपके पास साइड बोली, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, बैक होगी। फ्रंट की कौन सी होती है, बैक होती है। टॉप की कौन सी होती है, बॉटम होती है। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। तो वही काम आपको यहाँ करना है। अगर मैंने आपको कहा कि अपोजिट फेस के सेंटर में एटम को रखो, अपोजिट फेस का मतलब है अगर आपने एक को चूज कर लिया, टॉप वाले को चूज कर लिया, तो आपको दूसरा कौन सा चूज करना पड़ेगा, बॉटम वाला चूज करना पड़ेगा। तो ये आपने रख दिया। अगर मैंने कहा कि आपके पास कोई भी क्यूब है, आप ये मान लिया कि आप टॉप बॉटम ना चूज करना चाहते हो, आपका मन है कि एक मैं लेफ्ट वाला लूंगा, एक मैं राइट वाला लूंगा, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट फेस है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपने क्या किया, एक आपके पास फ्रंट वाला है,
एक आपके पास बैक वाला है, इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंटेशन दिखा दी तो वो भी आपके पास सेम बात है। तो ये था कि हर सेंटर, हर फेस के सेंटर पर एटम को रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपोजिट फेस के सेंटर पर एटम को रखना। उसके बाद दो चीजें और बताऊंगी कि आपके पास कोई भी क्यूब है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ फिलहाल, आगे इजी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा हर इस क्यूब के हर कॉर्नर पर एटम को रखो। कॉर्नर पर एटम को रखने का मतलब क्या है, 8 कॉर्नर है, आपको पता है ये वाले सारे के सारे क्या होते हैं, कॉर्नर आपके पास होते हैं। तो आपने क्या किया, इस कॉर्नर पे एटम को रखा, इस कॉर्नर पे एटम को रखा, बस एटम को रखने का मतलब है गोल अंडे डाल दो बस, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या कर दो, हाईलाइट दिखा दो कि आपने यहाँ पर एटम्स को रखा है, ये पर्टिकुलर आपके पास एटम्स हो जाएंगे। अगर मैंने कहा कि कोई भी आपके पास बॉडी है, इस बॉडी के जो भी क्यूब आपके पास है, इसके सेंटर में एटम को रखो। सेंटर का मतलब क्या है कि ये क्यूब आपके पास है, इसके सेंटर का मतलब क्या होगा कि इस बॉडी के क्या होगा, जैसे ये आपके पास डिब्बा है, इसके बॉडी के क्या है, बिल्कुल मिड के अंदर आपके पास क्या होगा, एटम रखा हुआ होगा। ये पूरी बॉडी है, मिड का मतलब बॉडी सेंटर, इस पूरी बॉडी के सेंटर में एटम को रखना। सेंटर का मतलब क्या है, इसके बिल्कुल बीच में आपके पास होगा। अगर कॉर्नर का मतलब क्या है, एक एटम इस तरह से आपके पास लगे हुए होंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन बात की तो इस बॉडी के सेंटर में एक एटम को दिखा दो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी सेंटर्ड एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इन रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो एक मिनट दे रही हूँ, अपनी कॉपी के अंदर कॉपी खोलो और उसको बिना देखे एक बार सारी की सारी पिक्चर्स बनाओ। पिक्चर्स में क्या बनाना है, पहली पिक्चर के अंदर सारे सेंटर, आपके पास जितने भी कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एटम को रखना है। उसके बाद आपको हर फेस के सेंटर पर एटम को रखना है, फिर आपको अपोजिट फेस के सेंटर पर एटम को रखना है, और उसके बाद आपको बॉडी के सेंटर पर एटम को रखना है। एक बार बिना देखे कॉपी के अंदर इसको बनाओ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ गगन बोलो बच्चा, क्या कह रहे थे? देखो एक बार फिर से रिवाइज करवा लेती हूँ। आपके पास सिंपल यूनिट सेल है, मतलब एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर रखा है। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपके कॉर्नर पर एटम्स है, कॉर्नर पर है प्लस में फेस के सेंटर पर है, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्या है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है प्लस में बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, और एंड सेंटर का मतलब है कि कॉर्नर पर प्रेजेंट है साथ ही साथ किसी भी अपोजिट फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। वो ऊपर वाला नीचे वाला हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट, जो आपको चूज करना है वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास 4 यूनिट सेल है। अभी तक हमने यहाँ तक बात की थी कैसे हम बनाते हैं, ये मैंने आज आपको सिखाया है। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, आपके पास एफसीसी के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, बीसीसी के अंदर और ईसीसी के अंदर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और उस चीज को समझेंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा? डाउट है तो हैंड रेज कर लो। बीस की फुल फॉर्म बताना, मतलब जो भी लिखे एसपीसी और एसपीसी। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, समझ गया। क्योंकि सारे के सारे क्यूबिक यूनिट सेल आपको पढ़ने हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी का मतलब है सिंपल क्यूबिक सेल आपके पास, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब मैं बात करती हूँ उससे पहले 2-3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में क्या आनी चाहिए, मेरे पास कोई भी क्यूब है, इस क्यूब की एज क्या होती है, हमने एज के बारे में, एज आपके पास टोटल 12 होती हैं, 1 2, यहाँ ऐसे देख लो 1 2 3 4, इसी तरह से बैक साइड में 5 6 7 8। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या है, 8 हो गई, 9 10 और ऐसे ही यहाँ पर 11 और 12, टोटल आपके पास क्या होती है, 12 एज होती है। अब देखो आपके पास ये जो एज आपके पास है, मैंने फिलहाल के लिए क्या दिखाया है कि ये आपके पास कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है। मैंने एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे दिखा दिया कि ये एक एटम है, ये एक एटम है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल कंडीशन देखती हूँ, एक्चुअल में एटम कैसे प्रेजेंट होता है वो बड़े ध्यान से देखना। अभी तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो।
अगर मैं इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसको हम इजी फॉर्म में पढ़ते हैं। अब देखो एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास एजेलेंट है, एटम्स कैसे प्रेजेंट होता है, आपके पास एक एटम ऐसे होता है, ठीक है, दूसरा एटम आपके पास ऐसे, दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं ऐसे, इस तरह से करके। एक बॉल ऐसे इमेजिन कर लो, एक बॉल आपके पास ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। दूसरा हाफ पार्ट कैसे होता है एटम का, इस तरह से आपके पास एटम का रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर मैं बनाऊं तो मैं क्या कहूंगी कि ये जो मैंने ऐसे दिखाया है इसका मतलब क्या है कि इस एज लेंथ के ऊपर ये पर्टिकुलर जो एज लेंथ है, एटम्स कैसे होता है आपके पास, इस वे से आपके पास एटम होता है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए समझने के वे से हम क्या करते हैं, आपके पास इसको हम ऐसे शॉर्ट में दिखा देते हैं कि ये एटम है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो एटम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने क्या कहा कि ये लाइन आपके पास ऐसे है, पहले फेज की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले फेज की, अगर एटम्स को दिखाना चाहूं तो कैसे दिखेगा, ये वाला फिर से ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये वाला कैसे प्रेजेंट होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा। इस तरह से आपके पास एक्चुअल में एटम बंधे हुए होते हैं। इमेजिन करो, एक बॉल ऐसे, अगली बॉल ऐसे, थर्ड बॉल ऐसे, फोर्थ बॉल ऐसे, चार बॉल ऐसे, ऐसे ही चार का पैटर्न उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करा दो, इस तरह से आपके पास क्यूब होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने चार एटम्स आपको दिखाए हैं वो एक्चुअल में इस तरह से आपके पास बाउंड अप होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या है, बाउंड अप है वो। अब देखो एक चीज मैं जो बताना चाह रही थी, एटम्स इस तरह से आपस में ज्वाइंट है, पहली बात तो ये आपके पास। अब मुझे क्या करना है, एटम्स का कंट्रीब्यूशन बताना है, मुझे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने होते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आया आयुष्मान, 1 मिनट टाइम दो मुझे, समझ में आएगा, ठीक है। एक बार बात सुनो मेरी पूरी, उसके बाद समझ में पक्का आएगा। मैंने फिलहाल ये बोला है, हम किसी भी चीज को इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कॉर्नर्स को क्या किया है, सिंपल एटम्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं एटम का अरेंजमेंट देखती हूँ, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर उठा के देखती हूँ, स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा थोड़ा ना होता है, एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, बीच में स्पेस है, एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, बीच में स्पेस है, ऐसा नहीं होता। वहां एटम्स ऐसे बंधे हुए आपके पास होते हैं। इसका मतलब एटम कैसे प्रेजेंट होता है, इस तरह से एटम आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। मुझे क्या बात करनी है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। फिलहाल देखो मैंने अगर बात की है कि 8 कॉर्नर है, मैंने 8 कॉर्नर पर एटम्स को रख दिया, डजंट मीन कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास इस क्यूब के अंदर 8 है। दोनों का मतलब अलग है, ध्यान से सुनना एक बार मेरी बात को पूरा। मैंने क्या कहा, इस क्यूब के अंदर 8 आपके पास एटम है। इन 8 एटम्स को ऐसा नहीं कह सकते कि कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इस क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास 8 है, वो मैंने बिल्कुल गलत बोला है। गलत क्यों बोला है, देखो इस एटम की अगर मैं बात करती हूँ, ये एटम ऐसा दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, इस एटम का पूरा पार्ट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आपके पास क्या है, इन्वॉल्व है, बाकी एटम आपके पास इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ देखो थोड़ा सा पार्ट एटम का है, सिर्फ वही इन्वॉल्व है, ये वाला इन्वॉल्व आपके पास नहीं है। सेम वे में ये वाला आपके पास इन्वॉल्व है, सिर्फ इतना पार्ट आपके पास इन्वॉल्व है, बाकी का पार्ट आपके पास इन्वॉल्व नहीं है इस पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। मैंने ऐसे एटम को दिखाया, देखो अगर मैं ऐसे एटम को दिखाती हूँ, इस तरह से देखो एटम को दिखाती हूँ, तो एटम का ये वाला पोर्शन है, सिर्फ यही इस क्यूब के अंदर आता है, बाकी का जो होलो स्फीयर है ये वाला नहीं आता है आपके इस पार्ट के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है इतना पोर्शन मिलाया, इतना पोर्शन मिलाया, इतना पोर्शन मिलाया, इसी तरह से इनके पोर्शन मिलाए, तब जाके कितने नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ये आपके पास बनता है, तो उसे आप क्या कहते हो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं। जैसे मैंने ये कहा, इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ, एक ऐसे जुड़ा, एक पार्ट ये जुड़ा, एक पार्ट ये जुड़ा, एक पार्ट ये जुड़ा, 4 पार्ट आपके पास जुड़े हैं। तो कुछ हाफ एटम आपको एक पर्टिकुलर सर्कल है इस तरह का आपको दिखाई देगा। अभी बात करूंगी कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा ये बात समझ में आ रही होगी कि जितने कॉर्नर पर मैंने एटम्स को रखा है उसी का मतलब ये नहीं होता कि उतने ही एटम आपके पास प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर। अगर मैंने 8 कॉर्नर पर एटम रखे हुए दिखाए हैं, डजंट मीन पूरा एटम रखा है। अगर मैंने बॉडी के बीच में एटम को रख दिया ना, इस बॉडी के बीच में मैंने अगर एटम्स को रख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी एटम को रख दिया मैंने अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये रख दिया, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट
प्रेजेंट है तो पूरा एक एटम काउंट होता है। लेकिन अगर मैंने इसी एटम को आपके पास बाहर की तरफ रखा है, मान लीजिए इसमें से रखा है, तो सिर्फ इतना पोर्शन आपका काउंट हो रहा है, बाकी का पोर्शन काउंट नहीं हो रहा। और आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स के अंदर हर पार्ट है वो आपको काउंट करके बताना होता है कि कितना आपके पास होता है। ठीक है, अब आज मुझे इसी के बारे में सीखना है। सिंपल के अंदर कितना है, एफसीसी के अंदर कितना है, बीसीसी के अंदर कितना है, एफसीसी और दूसरे के अंदर क्या है। एक बार फटाफट से देखना मेरी बात को, ठीक है, समझ आएगा, बड़े ध्यान से देखना, अपने रूम से सीखना। अगर रूम से सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे। अपने रूम का कोई एक कॉर्नर देख लो, मान लिया ऊपर वाला कॉर्नर चूज करो, ध्यान से सुना मेरी बात को, ऊपर वाला कॉर्नर चूज करो। अगर मैंने कॉर्नर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करूंगी, ठीक है, इंक खत्म हो गई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रही हूं, जहां एटम कहां प्रेजेंट है आपके पास, जहां एटम आपके पास क्या है, इसके कॉर्नर पर आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर आपके पास प्रेजेंट है। तो कॉर्नर का मतलब क्या है कि एक एटम अगर प्रेजेंट है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन आपका एक पर्टिकुलर सेल के अंदर आ रहा है। तो ध्यान से सुनना क्या है, अगर मैंने एक एटम को एक कॉर्नर पर रखा है, अगर मैंने एक एटम को कॉर्नर पर रखा है, एक कॉर्नर का मतलब है कि कैसे बताऊं, यहां देख सकते हो, इस कॉर्नर का मतलब है कि इसका जो पार्ट है ऐसे आ रहा होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, इस तरह से आ रहा होगा। अब मैंने जो कमरा बनाया है, आपका जो कमरा है, ध्यान से देखना, आपके कमरे के साइड में एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, इसके क्या है लेफ्ट में एक कमरा है और उसके ठीक पीछे एक कमरा है, और ये जो पॉइंट कॉर्नर आपका आ रहा है वो इन चारों कमरों का एक कॉमन पॉइंट आपके पास है। ध्यान से समझना, मेरे पास कहीं पर एक कमरा बना है और मैंने इसका एक पॉइंट आपके पास लिया, एक दीवार का एक कोना ले लो, ये वाला कोना है, इसके साइड में भी एक कमरा बना दिया, इसके आगे भी कमरा बना दिया और इसके यहाँ पर भी कमरा बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉर्नर है वो इन चारों का क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। एक बात तो ये, इसका भी कॉमन पॉइंट है। सेम वे में क्या किया मैंने, फर्स्ट फ्लोर पे, ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे ठीक इसके ऊपर एक कमरा बना दिया, इसके ऊपर एक कमरा बना दिया, इसके ऊपर एक कमरा बना दिया, इसके ऊपर कमरा बना दिया। मतलब अगर आप एक एटम की बात करते हो इस कॉर्नर पर रखे हुए की, तो ये एक एटम है कितनों से कंट्रीब्यूट करता है, 8 में से एक पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है। दोबारा बात को समझना, अगर मैंने किसी कॉर्नर पर एटम को रखा है, देखो अगर एक बार आपने सॉलिड स्टेट को समझ लिया ना, समझ के इमेजिन करके कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको जिंदगी में बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन बेसिक चीजों को। मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कब सॉलिड को पढ़ा था और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने समझ लिया ना तो आपको इस चैप्टर के अंदर रिवीजन की बहुत माइन्यूट जो प्रॉपर्टीज हैं आप उसको रिवाइज कर लोगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक है उनको रिवाइज कर लोगे, इन पार्ट को आपको रटने की जरूरत और रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कहीं पर एक कॉर्नर है, अपने घर का कोई भी एक कॉर्नर ले लो, ऊपर वाला कॉर्नर ले लो, अब आप ये देखो उसका एक पार्ट आपके कमरे में आ रहा है, एक साइड वाले के कमरे में आ रहा है, एक उससे साइड में आ रहा है, एक ठीक उसके पीछे वाले में आ रहा है। ठीक आपके पास ऊपर वाला कॉर्नर है जो फर्स्ट फ्लोर पे सेम बिल्डिंग बनी हुई है, वो कोना उनका भी कॉमन पॉइंट है। तो एक एटम अगर इस कॉर्नर पर रखा है तो वो टोटल कितने का पार्ट है, इन 8 के 8 कमरों का एक पार्ट है। तो इसका मतलब अगर 8 पार्ट आपके पास है, टोटल 8 आपके पास है, उसमें से एक पार्ट है वो इस क्यूब के अंदर आ रहा है, जो ये क्यूब मैंने आपके पास लिया है, जिस कमरे के अंदर आप बैठ रहे हो, इस टोटल 8 में से एक पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, आपके कमरे में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर एटम आपका कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलर क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, 1/8 पार्ट को कंट्रीब्यूट करेगा इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए। ये मैं बताना चाह रही थी, अगर कोई एटम किसी कॉर्नर पर रखा है तो वो कितना कंट्रीब्यूशन देता है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को, वो कितना देता है, 1/8 देता है। अगर आपको समझ में नहीं आता आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि टोटल कंट्रीब्यूशन किसी भी कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसका 1/8 होता है। 1/8 कैसे होता है मैंने बताया, कॉर्नर पर एटम है, 4 नीचे कमरे हुए, 4 ठीक इसके ऊपर हुए, एक कॉर्नर है, 8 का आपके पास क्या है,
एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब टोटल 8 में से एक हिस्सेदारी आपके पास इस यूनिट सेल की है। तो उसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकल में, आई थिंक क्लास सेकंड या थर्ड की बात होगी ये मेरे ख्याल से, नहीं तो फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैक्सिमम होगी कि 8 में से एक पार्ट आ रहा है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 हो गया। ये समझ में आया? अब कोई डाउट जी है? मैम। आयुष्मान, अब कोई डाउट है बच्चा? ओके डन। देखो 1/8 कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे बात करनी थी कि अगर एससीसी है, सिंपल यूनिट सेल है, उसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कॉर्नर पर कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। मैंने कहा एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कॉर्नर पर? इसी तरह से 8 एटम प्रेजेंट हैं। तो 8 का कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? 1/8 मल्टीप्लाई 8 आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने निकल कर आएंगे? 1 एटम निकल कर आएगा। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर अगर आपको एटम ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कॉर्नर पर हैं, और अगर आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हो वो एक्चुअल में 1 के इक्वल आता है। ठीक है, इसका 1/8 कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 आपके पास। तो टोटल करोगे 8/8 आके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या आप सीधा कर लो, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो 8 एटम अगर आपके पास होंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? देखो एससीसी था, एससीसी में हमने बात की थी अगर एटम सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और टोटल एससीसी के अंदर 8 एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकल कर आते हैं? 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 एटम आपके पास आता है। तो जब भी कोई बात करता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने होते हैं एससीसी के अंदर, तो आप क्या कहोगे? 1 होता है। याद रहेगा? हाँ जी। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास इस जो नंबर ऑफ एटम्स है इसको हम क्या कहते हैं? जेड बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? जेड से रिप्रेजेंट करते हो। देखो अगर मेरे पास एफसीसी के लिए मैं बात करती हूँ, एफसीसी का मतलब क्या था कि मेरे पास कोई भी क्यूब आपके पास है, उस क्यूब के अंदर एटम आपके पास कॉर्नर पर तो रहेंगे, ठीक है, उस कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर पर भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब उसका कंट्रीब्यूशन देखना है। अब एक चीज तो कंफर्म है कि एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अब अगर मैं कॉर्नर वाले का बात करती हूँ तो अगर कॉर्नर वाले हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8 मल्टीप्लाई 8 करके z की वैल्यू 1 आ जाएगी। z का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम से आपके पास होता है। तो यहाँ पर z की वैल्यू कॉर्नर के लिए 1 आ गई। अब दूसरी बात क्या थी कि मेरे पास कोई भी फेस सेंटर्ड है। अब देखना ध्यान से, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक फेस है। अगर मैं इस फेस को कॉमन बनाना चाहती हूँ तो आपके पास क्या होगा? इसके साइड में जो डिब्बा रखूंगी मैं, साइड वाला कमरा कह लो, ये आपके पास एक कमरा है, ठीक है, इसकी इस दीवार के साइड वाले को कवर करता हुआ जो कमरा होगा ये सिर्फ दीवार उसी की कॉमन होगी। अपने आसपास देख लो, अगर मैं इस दीवार की बात करती हूँ तो ये दीवार सिर्फ इस कमरे और साइड वाले कमरे की कॉमन है, ऊपर नीचे से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर मैं फेस के सेंटर, फेस का सेंटर का मतलब क्या है? एटम यहाँ पर प्रेजेंट है और ये एटम किसको शेयर करेगा? इस वाली यूनिट सेल को शेयर करेगा और इसकी साइड वाली यूनिट सेल को शेयर करेगा। तो इसका मतलब 50% हिस्सेदारी यहाँ पर होगी, 50% वहां पर होगी। तो क्या कह रही हूँ? दो कमरों को शेयर कर रहे हैं, ये वाली दीवार है, दो कमरों को शेयर कर रही है, इधर वाले रूम में और उधर वाले रूम में। तो इसका मतलब टोटल आपके पास कितने रहेंगे? दो में से एक पार्ट आपके पास रहता है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर का आपके पास कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखो टोटल फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसका मतलब हर फेस के सेंटर पर एटम है तो 6 होगा, एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 है तो टोटल 6 का क्या रहेगा? 1/2 मल्टीप्लाई 6 रहेगा। कितना आ गया? 3 आपके पास आ गया। कॉर्नर वाले का 1 आया z की वैल्यू, फेस सेंटर वाले की 3 आई। और आपको पता है एफसीसी के अंदर आपके पास एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर पर भी होते हैं प्लस में फेस के सेंटर पर भी होते हैं। तो इसका मतलब z की वैल्यू टोटल कितनी निकल कर आती है? 4 निकल कर आती है।
कैसे आई कैसे नहीं आई आपको ये बेशक भूल जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉर्नर के लिए 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 आपके पास आता है। फेस सेंटर के लिए 1/2 आप लेते हो कंट्रीब्यूशन, टोटल 3 निकल कर आता है। इस तरह से अगर एफसीसी की बात करोगे तो टोटल कितना निकल कर आएगा, जेड की वैल्यू 4 निकल कर आएगी। दी एक बार ये बता दो कि मतलब वो 1/2 कैसे आएगा? 1/2 देखो आपके पास क्या है, देखो फेज आपके पास क्या होता है, ये मेरे पास यूनिट सेल का फेज क्या होता है, फेज का मतलब ये पूरी की पूरी आपके पास फेज है। अपने कमरे में देखो फेज का मतलब क्या है, ये एक दीवार को ही हम क्या कहते हैं, फेज बोलते हैं। एक दीवार यहाँ है, एक सामने है, इस तरह से 6 दीवार आपके पास है, ठीक है। ये दीवार कॉमन कहाँ पर है, आप देखो अगर आपने इस दीवार, आपके पास ये पर्टिकुलर दीवार है, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपके पास एक दीवार है, इस दीवार के साइड में एक कमरा बना है, ठीक है, तो ये उस कमरे की भी कॉमन दीवार होगी, इस कमरे की भी दीवार कॉमन होगी। इसके ऊपर वाला कमरा बना है, वहां पर कॉर्नर तो अटैच होंगे। अगर मैंने इसके ठीक ऊपर कमरा बनाया, ऐसे देखो, ये इस फेज की बात कर रही हूँ, इसके साइड में कमरे को बनाया तो इस कमरे का और इस कमरे की दीवार आपके पास कॉमन हो गई। लेकिन अगर मैंने कमरा कहाँ बनाया, ऊपर बनाया, तो इस फेज का कोई लेना देना नहीं हुआ। इसी तरह से इस कमरे के ऊपर अगर मैंने यहाँ पर कमरा बनाया तो इस दीवार, इस फेज का और ऊपर वाले कमरे का कोई लिंक नहीं हुआ। मतलब आगे पीछे आप कहीं पर भी कमरा बनाओ, ये कॉमन फेज नहीं होता, सिर्फ किसके लिए होता है, इस साइड वाले के लिए आपके पास होता है। तो इसका मतलब फेज जो आपके पास कंट्रीब्यूट करता है वो सिर्फ 2 में से एक पार्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करता है। 50% हिस्सेदारी साइड वाले रूप में करता है, 50% हिस्सेदारी इस वाले रूप में करता है। तो मैं क्या कहूंगी, 2 पार्ट में से एक पार्ट किसका है, इस यूनिट सेल के अंदर आता है, मतलब 1/2 की हिस्सेदारी रहती है, 50% की हिस्सेदारी रहती है। समझ आया? हाँ दिया गया। ठीक है, तो कॉर्नर पर जो आपके पास कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 4 नीचे कमरे 4 ऊपर कमरे, तो 8 में से एक पार्ट कर रहा है। फेज का मतलब है 2 में से एक पार्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं एक्सीसी में बात करूंगी तो z की वैल्यू 4 आएगी। इस चीज को रट लो, आगे चल के न्यूमेरिकल यहाँ से 3 नंबर का मैक्सिमम चांस है। इस वाले पेपर में तो आना ही आना है, जो 20 to 21 का आपके पास है। अगले में देखते हैं तब तक का शेड्यूल आपके पास क्या सिलेबस पैटर्न निकल कर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो वहीं से बनता है, और वहां पर डायरेक्ट पता होना चाहिए डायरेक्ट आपके पास z की वैल्यू क्या आती है, बार बार रिपीट होगी, याद होना चाहिए। सिंपल के लिए z की वैल्यू 1, आपके एफसीसी के लिए आपके पास वैल्यू कितनी रहती है, 4 रहती है। अब बीसीसी और ईसीसी के लिए भी निकाल कर देखते हैं। अब देखो बीसीसी की बात करती हूँ। बीसीसी बहुत सिंपल है। बीसीसी का मतलब क्या था कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके पास कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है 8 एटम है, तो आप क्या करोगे, 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1। प्लस में क्या है, बॉडी के सेंटर पर एटम है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी है, इस डिब्बे के अंदर एटम यहाँ है। अब पूरा का पूरा एटम आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा एटम इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉडी के सेंटर पर है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एटम क्या रहेगा, सिंपल 1 रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करोगे, इसका मतलब क्या है, कॉर्नर पर प्लस में बॉडी के सेंटर पर, तो z की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आपके पास आएगी बीसीसी के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं दी। ठीक है, इसके बाद देखो बीसीसी हो गया, ईसीसी की बात करते हैं। ईसीसी ये आपका होमवर्क दे रही हो, ठीक है। ईसीसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर पर एटम्स है, प्लस में फेस, 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो मुझे बताओगे? हाँ मैम 2 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, कैलकुलेट करके देखा है? यस मैम। हाँ देखो एक बार सिंपल, पहले देखो कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर के लिए कंफर्म है 1/8 मल्टीप्लाई 8 है, प्लस में क्या है, आपके फेस के सेंटर पर है। अब आपको पता है फेस का सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 1/2 करता है। अब फेस कितने आएगा, सेंटर का मतलब है 2 फेज है, सिर्फ 2 ही फेज आपको लेने हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, कितना आएगा, 1 + 1। तो z की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। ठीक है, हाँ तो जी।
इस लेक्चर में आज यही तक बता रही हूँ। जिसने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है एक बार फटाफट उसको भी करना। एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को कराया था, वो असाइनमेंट आपको करना है। कल एक असाइनमेंट है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, फिर आगे हम इससे आगे कौन सा लेक्चर देखना है? जी मैम असाइनमेंट कर